ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांसक्रिप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आज अपन आरएनए के बारे में जनरल स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इतना तो अब तक सीख ही गए होंगे बच्चों। आरएनए जो है वो जेनेटिक फॉर्म में भी होता है और नॉन जेनेटिक फॉर्म में भी है। मोस्ट क्या ऑल लिविंग सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। ये बात हम क्लियर कर चुके। बट कुछ वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए होता है। ठीक है, खैर ये बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि सेंगर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये प्रूव किया था टीएमवी में, टोबैको मोजेक वायरस पे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कहा कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। यानी आरएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किसने किया था? सेंगर। फिर एक साइंटिस्ट थे कैपर्सन और ब्रैचेट। इन्होंने ये बताया कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। करता क्या है? आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। आरएनए वर्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। ये आरएनए वर्ड टर्म दी थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो एक छोटी सी हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। सेंगर ने इसे जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया। कैपर्सन ब्रैचेट ने यह बताया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और आरएनए वर्ड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि ये पूरा जो संसार में जो लिविंग की उत्पत्ति हुई है वो आरएनए से ही हुई है। यानी पहले आरएनए बना, उसके बाद डीएनए बना। सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो अर्लियर लाइफ थी उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। करेक्ट। अब इसके बाद हमने आरएनए को आज आगे पढ़ना है। तो आरएनए मैंने कहा था दोनों फॉर्म में होता है। जेनेटिक आरएनए भी है, ठीक है बच्चों, और नॉन जेनेटिक आरएनए भी है। ठीक बात। जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वो होता है जो आरएनए से आरएनए बनता है, दैट मींस जिसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज जेनेटिक आरएनए। और जेनेटिक आरएनए हमें किसमें मिलेगा? देखो, प्लांट वायरस के अंदर, कुछ एनिमल वायरस भी हैं और बैक्टीरियोफाज भी हैं। इनमें हमें जेनेटिक आरएनए मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी आपका भगवान है भाई। एनसीईआरटी कहती है कि मेनली इन प्लांट वायरस, ज्यादातर प्लांट वायरस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक आरएनए होता है। ठीक है ना? आप भी अगर ऑप्शन में तीनों और प्लांट ऑल ऑफ दीज ना हो तो प्लांट वायरस पे ही क्लिक करना। ऑल ऑफ दीज हो तो चलेगा, अदरवाइज प्लांट वायरस ही क्लिक करना। ठीक है ना? अब प्लांट वायरस में देखो क्या है, टीएमवी है, ट्यूमर वायरस है। टीएमवी में एसएसआरएनए होता है, ट्यूमर वायरस डीएसआरएनए होता है। डीएस बोले तो डबल स्ट्रैंड। अब तक इतना तो समझ आ गया है ना? एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंड, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंड। एनिमल वायरस जैसे आप पोलियो वायरस की बात करो, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करो, रियो वायरस की बात करो, रियो वायरस, रेट्रो वायरस। सो यार सो मेनी एग्जांपल। पोलियो वायरस में एसएसआरएनए है, इन्फ्लुएंजा में एसएसआरएनए, एसएस बोले तो सिंगल स्ट्रैंड, रियो में डीएसआरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, रेट्रो में एसएसआरएनए बट दो होते हैं, एसएस बट दो। एचआईवी पढ़ा है ना आपने? बैक्टीरियोफाज में जैसे MS2, R2, F17, these are the bacteriophage having SSRNA। ये बैक्टीरियोफेज का नोमेनकल्चर है, उनके नेम भी है ना? तो कहने का मतलब है कि जेनेटिक आरएनए वो होता है जो आरएनए से आरएनए बनता है। दूसरी बात कि ये एसएस भी हो सकता है और डीएस फॉर्म भी हो सकती है, सिंगल स्ट्रैंड भी और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। करेक्ट? किसमें होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्या ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट है और हमने कई बार इसका डिस्कशन ले लिया है। ठीक है? नॉन जेनेटिक आरएनए,
नॉन जेनेटिक आरएनए वो होता है जो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, करेक्ट। और ये ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड होगा। क्यों होगा मैं बार बार बता चुका हूं, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने बहुत बार बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, केवल एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है ना, इसीलिए ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, है ना। और नॉन जेनेटिक आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, यानी इसके आगे ट्रांसलेशन होने से क्या बनेगा भाई, प्रोटीन बनेगा। और नॉन जेनेटिक आरएनए का एग्जांपल मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। ओके, बेसिक कहानी तो समझ आ गई ना। तो नॉन जेनेटिक आरएनए ऑलवेज एसएस, नॉन जेनेटिक आरएनए डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसी के ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा और ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस में रोल करेगा, ठीक है। एक बच्चों आपसे थोड़ी नाराजगी भी है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आगे से आप गलती ना करें। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था कुछ दिन पहले कि मैंने एक डीएनए स्ट्रैंड दिया था आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने एक डीएनए दिया था आपको इस तरह से 3' से 5' A T G C C G T C A, इस तरह का। मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाओ। पहला क्वेश्चन था कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाओ, सबने सही बनाया, धन्यवाद आपको। दूसरा क्वेश्चन था कि डीएनए से आरएनए सिंथेसिस करिए, इसका आरएनए भी बनाना था। अब दोनों सवाल का जवाब कैसे करना था आपको देखो कि ये डीएनए है 3' से 5', क्या है A T G C C G T C A, ये है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ये बन जाएगा इसका 3' के सामने 5', 5' के सामने 3', कॉम्प्लीमेंट्री तो बन जाएगा ना, A का T, T से A, G का C, C का G हो जाएगा G, C A और G और T, ये बन गया। ये सबने सही किया। अब मैंने पूछा था आरएनए बनाइए, अब बच्चों ने इससे आरएनए बनवा दिया, इससे आरएनए बनवा दिया, ये गलत है। अभी ट्रांसक्रिप्शन में मैंने कितना बताया था आपको कि केवल वही आरएनए बनाएगा जिसका ओरिएंटेशन 3' से 5' हो। 5' से 3' वाला आरएनए नहीं बनाता है, ये सेंस स्ट्रैंड है, ये नहीं बनाएगा। आरएनए आप केवल उसी से बनवाना जो 3' से 5' है। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन में आप पे दबाव डालता कि नहीं इसी कॉम्प्लीमेंट्री से बनाइए तो चलो अलग बात थी, क्योंकि क्वेश्चन भगवान है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा ना, मैंने तो कहा था कि डीएनए से बनने वाला आरएनए बताइए। तो क्या 5' to 3' वाला सीक्वेंस कभी आरएनए बनाता है? नहीं ना। तो आरएनए की डायरेक्शन क्या होती है? 5' to 3' होती है, तो ये कैसे बनाएगा? तो बनाएगा ही नहीं। और ट्रांसक्रिप्शन में इतना पढ़ा दिया है आपको, तो डीएनए, इसी डीएनए से आपको आरएनए बनाना है। तो देखिए आरएनए कैसे बनेगा। अब ये भी देखो बेसिक चीज है, A बाइंड विद T एंड G बाइंड विद C, ये मामला डीएनए में होता है। और A बाइंड विद U एंड G बाइंड विद C, ये किस में होता है? आरएनए में होता है। इस बात को ध्यान, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, बात सिंपल है यार। तो देखो A के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? T, और T होता नहीं तो क्या आएगा? U, T का A, G का C, फिर G, फिर G का C, T है, T का कॉम्प्लीमेंट्री A करना है, A तो होता है ना आरएनए, C का G, अब A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? T, लेकिन T आरएनए में नहीं होता, तो क्या होगा? U। और देखो डायरेक्शन क्या है, ये 3' है तो ये क्या हो जाएगा? 5', ये 5' है तो ये क्या हो जाएगा? 3'। दैट इज आर। पूरी क्लास में एक बच्चे ने सही किया, बाकी सबने गलत किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब समझ आ गया आपको एकदम अच्छे से? तो कैसे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। कभी भी 5' to 3' डायरेक्शन वाले डीएनए से आरएनए मत बनाइएगा, हमेशा इससे बनाइएगा।
जब तक कि क्वेश्चन वाला आप पे दबाव ना डाले, राइट। दूसरी बात ये वाला ध्यान रखें, टी नहीं होगा, टी की जगह यू करना है। कईयों ने तो एक ही जगह यू कर दिया, अरे भाई क्या बात है, घर का थोड़ी शासन है हमारे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें, आगे से गलती नहीं होगी। अब देखो, अब हम 3 आरएनए यहां पर मेनली पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में 3 की जरूरत है, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए और एक टीआरएनए। आज अपन शुभारंभ करते हैं एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए, फुल फॉर्म लिखूं, मैसेंजर आरएनए। इसकी जो डिस्कवरी है, स्टडी है, वो हक्सले ने की थी, और इसे जो ये नेम दिया गया था वो दिया था जैकब और मोनार्ड ने। इसकी स्टडी और डिस्कवरी हक्सले ने की है, और इसको ये जो नेम दिया है वो जैकब और मोनार्ड ने दिया है। नाउ व्हाट इज एमआरएनए, बेसिक समझिएगा। एमआरएनए का ओरिजिन कहां होता है, कहां बनता है एमआरएनए? एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर बाय न्यूक्लियस डीएनए, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम फॉर्म है ना डीएनए, तो जो यू क्रोमेटिन पार्ट है वो बनाता है इसे। मैंने बताया था ना हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन, तो जो यू क्रोमेटिन है जहां हिस्टोन प्रोटीन डेंस नहीं है, लूज कॉइलिंग जहां है, जो ज्यादा एक्टिव पार्ट है उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, तो यू क्रोमेटिन वाला पार्ट ही एमआरएनए बनाएगा, है ना, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में ही बनेगा, ये प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये बात समझ आ गई। ऑक्यूरेंस कहां होगी, कहीं भी बने अल्टीमेट आना साइटोप्लाज्म में है, कहीं भी बने अल्टीमेट आना साइटोप्लाज्म में है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, वो सेंट्रीफ्यूगेशन अगर करेंगे ना हम तो कितने बैंड पर मिलेगा, ये 8s, इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, 8s। सबसे बड़ा साइज है एमआरएनए का, लगभग 900 to 1200 न्यूक्लियोटाइड है इसमें। फाइव लाख डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है, ये सब कोई नहीं पूछता। अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस, बिना काम के नाइट्रोजन बेस इसमें नहीं है, एब्सेंट है, अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस इसमें नहीं है। तो ये इसकी बेसिक बात हो गई। पहले ओरिजिन कहां होता है, न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में, अल्टीमेट मिल जाएगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस का मैसेज लेकर ये साइटोप्लाज्म में आ ही जाएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होना है। कहानी सुनाई थी ना इतनी। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसका बैंड क्या मिलेगा, 8s, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड अप्रोक्स 900 to 1200, अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी अच्छी अच्छी बातों पर, अभी भी अच्छी अच्छी कर रहे थे। तो जो एमआरएनए है वो, उसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एमआरएनए का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, कन्वे न्यूक्लियस मैसेज इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के मैसेज को ये साइटोप्लाज्म तक लेकर आता है। कहानी के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि ये डीएनए है, डीएनए पर ये जीन है ना, और जीन की फंक्शनल यूनिट क्या कहा जाता है, सिस्ट्रोन। मान लेते हैं ये सिस्ट्रोन है। जीन की फंक्शनल यूनिट जो प्रोटीन बनाती है उसको क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन। वही प्रोटीन बनाने का मैसेज है। तो इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से ये क्या बना, एमआरएनए। और इस एमआरएनए पर जो ये सिस्ट्रोन के ट्रांसक्रिप्शन से जो सूचना बनी है, ये यहां पर इनको बोलते हैं कोडोन। तो एमआरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में, कोडोन की फॉर्म में, जेनेटिक कोडोन, वो एमआरएनए के पास होता है। तो
डीएनए अपना मैसेज दे देता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए को। मैसेज किस फॉर्म में होता है, कोडोन, और कोडोन किसका ट्रांसक्रिप्ट है, सिस्ट्रोन का, और सिस्ट्रोन किसकी फंक्शनल यूनिट है, जीन की, जो प्रोटीन बनाने में रोल करती है। बेसिक बात समझ आ गई। तो एमआरएनए पर बेटा मैसेज है प्रोटीन बनाने का, और किस फॉर्म में है वो, कोडोन की फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, डीएनए का मैसेज साइटोप्लाज्म में लेके आता है, किस फॉर्म में लेके आता है, जेनेटिक कोडोन की फॉर्म में लेके आता है। ठीक बात, फंक्शन समझ आया, ओके। दूसरी बात, थोड़ी सी डेप्थ बात और बता देता हूं आपको, ठीक है। एमआरएनए एक स्ट्रक्चर भी बनाता है, इन्फॉर्मोसोम्स, जिसमें एमआरएनए प्लस प्रोटीन का रेशियो होता है, ठीक है ना, 1/4 का रेशियो होता है। मतलब देखो बेटा, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है तो जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो गया, पहले मोरूला बना, फिर ब्लास्टुला बना, और फिर गैस्ट्रुला बना। एक मिनट मैं सिखाता हूं आपको। ये जाइगोट है, इसमें क्लीवेज हुआ, डिवीजन हुआ, मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, और अब एक एम्ब्रियो बनेगा, गैस्ट्रुला। एम्ब्रियो की सेल पहली बार एक्टिव कब होती है, गैस्ट्रुला में। पहली बार जेनेटिक मैकेनिज्म कब स्टार्ट होते हैं, गैस्ट्रुला में। न्यूक्लियस एक्टिव कब हुआ, गैस्ट्रुला में। एम्ब्रियो अपने लिए प्रोटीन कब बनाना शुरू करेगा, गैस्ट्रुला में। तो सवाल ये है कि गैस्ट्रुला से पहले उसका न्यूट्रिशन कौन रेगुलेट कर रहा था, तो गैस्ट्रुला से पहले इन्फॉर्मोसोम्स, क्योंकि एमआरएनए इनिशियल स्टेज ऑफ क्लीवेज में ही बन जाता है। एमआरएनए क्लीवेज की इनिशियल स्टेज में ही बन जाता है, जब क्लीवेज शुरू होता है तभी एमआरएनए बन जाता है। और गैस्ट्रुला तक एमआरएनए इन्फॉर्मोसोम्स की फॉर्म में रहता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू को रेगुलेट करता है। गैस्ट्रुला के बाद प्रोटीन बनने लग जाएगा। समझ आई ये बात, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, इन्फॉर्मोसोम्स। चलिए इसके बाद एक और बढ़िया बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और एक यूकैरियोटिक एमआरएनए। ठीक है, एनसीईआरटी की प्योर बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए एनसीईआरटी ने बोला है शॉर्ट एज का होता है और इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग एज। ऐसा क्यों, कारण भी दिया है एनसीईआरटी ने। अब एक बात बताइए कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए कहां बनता है, इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो दोनों सेम टाइम पर हो रहे हैं और सेम साइट पर हो रहे हैं, और वो साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। वहीं पे माल बन रहा है, वहीं पे यूज हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सिमिलर टाइम पे हो रहा है। वो एमआरएनए बन रहा है, अपना यूज हो रहा है प्रोटीन बनाने में और खत्म हो रहा है ना। प्रोटीन बनाने के बाद सेल नहीं बचाएगी उसको, लाइसिस हो जाएगा, फिर नया बनेगा। तो शॉर्ट एज हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ एट सिमिलर टाइम एंड इन सिमिलर साइट, एक ही जगह पर हो रहे हैं दोनों, करेक्ट, साइटोप्लाज्म में। इसीलिए शॉर्ट एज है, क्योंकि उधर बनेगा और उधर यूज हो जाएगा प्रोटीन बनाने में, खत्म बात। और जो प्राइमरी एमआरएनए बना वो फंक्शनल भी है, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, नो नीड ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, जो एमआरएनए बनता है वो फंक्शनल ही होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में। अब देखो न्यूक्लियस में तो वो बना, फिर वो चल के आएगा। ट्रांसलेशन वो कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो दोनों साइट अलग अलग हैं और टाइम भी डिफरेंट है, यानी साइट भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। तो फिर आरएनए की लाइफ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहेगा। दूसरी बात कि इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि जो प्राइमरी आरएनए बनता है वो फंक्शनल नहीं होता, उसको फंक्शनल करवाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो ये एक बात आपको समझ आई, एनसीईआरटी में समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
ठीक भाई, अगली बात करते हैं, एक और एनसीईआरटी की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है और ये मोनोसिस्ट्रोनिक होता है यूकैरियोट्स। अब पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या है? आपको मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम है, यानी एक ही न्यूक्लियोइड है, एक डीएनए है प्रोकैरियोट्स, तो वो एक ही रेप्लिकॉन है, मतलब एक साथ वो पूरा रेप्लिकेशन करेगा, तो एक साथ क्या बन जाएगा? एमआरएनए। और डीएनए पे क्या होते हैं? सिस्ट्रोन यानी जीन, और एमआरएनए पर क्या होता है? कोडोन। तो मतलब एक एमआरएनए ही ओल्ड काइंड ऑफ प्रोटीन बना देगा। सारी प्रोटीन एक ही एमआरएनए से बन जाएगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक ही एमआरएनए के पास है, दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉली मतलब बहुत सारे जीन की इंफॉर्मेशन है इसके पास। बात समझ आ गई? वहीं यूकैरियोट्स में आप देखिए, यूकैरियोट्स में क्या है? डिफरेंट रेप्लिकॉन होते हैं, मतलब डिफरेंट डीएनए, ठीक है, डिफरेंट रेप्लिकॉन है इस तरह से। तो फिर एमआरएनए भी क्या बनेंगे? डिफरेंट बनेंगे। एक एमआरएनए वन टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगा, यानी एक आरएनए में केवल एक टाइप की प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, केवल इसमें एक टाइप की जीन की इंफॉर्मेशन है, दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, है ना? हमारा तो स्विच वाला मैकेनिज्म है बेटा, क्लियर हुआ? अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग स्विच है, अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए अलग अलग एमआरएनए है, दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। और प्रोकैरियोट्स में एक साथ काम खत्म, दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, चलिए, बेसिक बात आपको समझ आ गई, अच्छी बात। अब हम थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, यानी जो ये एमआरएनए बनेगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए। ये स्टेबल भी है, ये फंक्शनल भी है, और जब है तो हमें कोई नीड नहीं है इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल भी है और फंक्शनल भी है। अब ये कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर भी देख लो। इस एमआरएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये काम आएगी स्ट्रक्चर, ध्यान रखना जब मैं आगे ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की स्ट्रक्चर देखो, ये 5' एंड, ये 3' एंड, ठीक है। 5' एंड पर हमेशा गवानिन ट्राइफॉस्फेट होता है, 5' एंड पर हमेशा गवानिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और 3' पे OH ग्रुप होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा, 5' एंड के बाद कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो यूटीआर सीक्वेंस है। यूटीआर का मतलब है, यूटीआर यहां सिखाता हूं, देखो, यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन। देखो बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितना डीएनए है उतना आरएनए नहीं बनता, और जितना आरएनए है उतना प्रोटीन नहीं बनता। मतलब डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उससे कम आरएनए का, और उससे कम प्रोटीन का। मतलब आरएनए का भी कुछ ऐसा पार्ट है जो ट्रांसलेशन नहीं करता, और उस पार्ट को कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो 5' के बाद है। उसी तरह 3' से पहले ये वाला रीजन भी यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। इसको कहते हैं लीडर सीक्वेंस, और इसको बोलते हैं ट्रेलर सीक्वेंस। यानी बिफोर 3' एंड ट्रेलर सीक्वेंस, एंड आफ्टर 5' इज लीडर सीक्वेंस, एंड बोथ आर यूटीआर, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन।
और ये बीच वाला है, ये है कोडिंग रीजन, यहां पे कोडॉन्स प्रेजेंट है। और ये टीआर है, टीआर बोले तो ट्रांसलेटेड रीजन, यानी इसी का ट्रांसलेशन होगा, यही प्रोटीन बनाएगा। बात क्लियर, समझ आया एकदम अच्छे से। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो लीडर सीक्वेंस है, यहां पर स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं यूसीसी, यूसीसी, यूरेसिल साइटोसिन साइटोसिन, यूरेसिल साइटोसिन साइटोसिन, स्पेशल सीक्वेंस है ये। और ये जो स्पेशल सीक्वेंस है इसे साइनेडलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं, स्पेशल सीक्वेंस है। और ये जो सीक्वेंस है यहां पे राइबोसोम बाइंड होता है, राइबोसोम बाइंड होता है, बाइंडिंग होती है। किसकी बाइंडिंग होती है? राइबोसोम की। कैसे देखो, ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है, ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है। और राइबोसोम की स्मॉल यूनिट पर एक सीक्वेंस होता है बेटा, एजीजी, एजीजी। बोलो बाइंड होगा कि नहीं होगा? देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बाइंडिंग हो जाएगी ना, होगी ना बाइंडिंग, इस तरह से। तो ये जो राइबोसोम है ये यहां पर आकर बाइंड होता है, यहां इस जगह। और कहानी सुनाई थी ना मैंने कि एमआरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करता है। एमआरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट है, यानी एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आकर बाइंड होता है। और राइबोसोम बाइंड होने से ही एमआरएनए को स्टेबिलिटी मिलती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो राइबोसोम का बाइंड होना अति आवश्यक है, किसके साथ? एमआरएनए के साथ। अरे एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है यार, साइटोप्लाज्म में खुलेआम कैसे घूम सकता है इंफॉर्मेशन लेकर? खतरा है कि नहीं है? तो फिर इसको बचाने के लिए राइबोसोम आता है। पूरी कहानी सुनाई थी यार, बार बार थोड़ी सुनाऊंगी, कहानी सुनाता रहूंगा, सिलेबस कब करूंगा? बताइए। तो ये प्रोकैरियोटिक का समझ आया आपको? क्या है दोबारा देख लीजिए, 5 डेज पे गवानिन ट्राइफॉस्फेट, फिर यूटीआर जिसको लीडर सीक्वेंस कहते हैं, यहां पर स्पेशल सीक्वेंस है जिसको साइनेडलगार्नो सीक्वेंस कहा, यहीं पे राइबोसोम आकर बाइंड होगा। फिर कोडिंग रीजन है जिसका ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगी। फिर ट्रेलर सीक्वेंस है, वो भी यूटीआर है, मतलब वो भी ट्रांसलेशन नहीं करेगा, यहां ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। नाउ और हाँ, ये स्टेबल फंक्शनल है, इसका आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करते हैं। चलिए, यूकैरियोटिक एमआरएनए। अब देखो बेटा कि इसमें ये जो डीएनए है, ये जो आरएनए बनाएगा इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए जो बनाएगा वो ये बनेगा 5' गवानिन ट्राइफॉस्फेट, फिर यूटीआर यानी लीडर सीक्वेंस। यहां पर वो स्पेशल सीक्वेंस नहीं होता है, वो केवल प्रोकैरियोट्स में था। फिर यूटीआर ये ट्रेलर सीक्वेंस, और फिर ये 3 डेज पे OH। ठीक है, ये बात समझ आई, स्ट्रक्चर है इसे। और अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें बहुत नाटक होंगे। देखो इसमें होगा एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन। अब ये क्या है देखो, एक्सोन, एक्सोन सेंस सीक्वेंस है, सेंस सीक्वेंस है, मतलब ये आगे एमाइनो एसिड बनाएंगे, इनकी इंफॉर्मेशन है इनके पास। इंट्रोन ये नॉनसेंस है, नो एमाइनो एसिड इंफॉर्मेशन, इनके पास एमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो ध्यान से सुनना, इसमें 2 तरह के सीक्वेंस हो गए भाई, एक्सोन हो गया, इंट्रोन हो गया, 2 तरह के सीक्वेंस हो गए। तो इसे एचएनआरएनए कहा जाता है, कॉल्ड एचएनआरएनए। तो यूकैरियोट्स में जो प्राइमरी आरएनए है उसको एचएनआरएनए कहा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएनआरएनए? हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए।
न्यूक्लियस ने जो आरएनए बनाया है उसमें एक तरह की सूचना नहीं है, हेट्रो मतलब डिफरेंट सूचना है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। दैट इज क्वेश्चन आ जाता है व्हाई यू कार्ड एचएनआरएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। क्यों नहीं है प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन? क्योंकि मैंने कहा था ना कि प्रोकैरियोट्स के डीएनए में ऐसा कोई इंटरवीनिंग सीक्वेंस होता ही नहीं है, डीएनए से ही तो बना है ना ये। आज यूकैरियोट्स में इंट्रॉन क्यों है? क्योंकि यूकैरियोट्स के डीएनए में ऐसे सीक्वेंस थे, उसी की तो सजा ये भुगत रहा है। प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के डीएनए में ये सीक्वेंस नहीं थे। बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा, बहुत बार। समझ आ गया एकदम अच्छे से? हेट्रोन्यूक्लियर क्यों कहते हैं पता चल गया? ये जेनेटिक्स टॉपिक ही ऐसा है, इसको पढ़ाते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो बताइए ये प्राइमरी समझ आया आपको? अब देखिए ये जो है, ये जो आरएनए है, ये आरएनए अनस्टेबल है और ये नॉन फंक्शनल है, यानी ये प्रोटीन नहीं बना सकता। तो क्या इसको आगे सीधा लिया जाए? नहीं, क्योंकि ये तो आगे प्रोटीन बनाने के लायक ही नहीं है। तो हमें इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हम एचएनआरएनए से क्या बना लेंगे? एमआरएनए बना लेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में जरूरत नहीं थी, लेकिन यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए बनता है जो कि अनस्टेबल और नॉन फंक्शनल है, और उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसको एमआरएनए कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेबल और फंक्शनल है। ये प्रोटीन बनाएगा आगे। अब सवाल ये है, पहले ये तो जानो कि भाई ये अनस्टेबल क्यों है, ये नॉन फंक्शनल क्यों है, तभी तो कमी दूर करेंगे। कमी तो पता लगाएं पहले। अब देखो कमी मुझे सीधे सीधे तौर पे नजर आ रही है कि इस पे नो बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। जब तक राइबोसोम नहीं आएगा तब तक तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, है ना? तो इसमें राइबोसोम देखो, प्रोकैरियोट्स में तो राइबोसोम यहां जुड़ रहा था, तो राइबोसोम के लिए सीट लगा रखी थी हमने साइनिडल गार्नोसिक में, वहां पर आकर वो जुड़ रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यानी इस पे राइबोसोम की बाइंडिंग साइट नहीं है, इस वजह से ये अनस्टेबल भी है और फंक्शन भी नहीं करेगा। दूसरी बात कि ये जो है इसमें इंट्रॉन की प्रेजेंस है, इंट्रॉन के कारण भी ये अनस्टेबल और नॉन फंक्शनल है। इसके कारण, इंट्रॉन के कारण। दो बातें हो गई। और तीसरा भाई ये अनस्टेबल तो है, यानी ये नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आरएनएस। आरएनएस कौन होता है? जो आरएनए का लाइसिस करता है, और डीएनएस कौन होता है? जो डीएनए का लाइसिस करता है। तो ये तीन कमियां हैं बेटा इसमें। तो अगर हम राइबोसोम के लिए बाइंडिंग साइट बना दें, इंट्रॉन हटा दें, इसे प्रोटेक्टेड बना दें, तो ये काम सही हो जाएगा। फिर तो मतलब हमें तीन कमियां दूर करनी है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जब हम करने जाएंगे तो ये तीन कमियां हमारे दिमाग में रहेंगी, इनको दूर करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन ये तीनों कमियां दूर करने चलते। तो अब हम इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं। किसका? एचएनआरएनए। ठीक है भाई, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या कर बैठेंगे? एचएनआरएनए से फाइनली क्या बना देंगे? हम एमआरएनए बना देंगे। ठीक है भाई। तो देखो ध्यान रखिएगा, मैं जो सीक्वेंस रखूं वो ही रखना है, क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होता सेल में। जो मैं पढ़ाऊंगा वही सीक्वेंस करना है आपको। ठीक है ना? सबसे पहले क्या होगा और सबसे आखिर में क्या होगा, ध्यान रखिए। सबसे पहला काम होगा मैथाइलेशन या कैपिंग। ये पहला काम होगा सबसे पहला। अब ये क्या होता है, सिंपल समझाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये 5' था और यहां पे गावारिन ट्राइफॉस्फेट था, याद है आपको?
हमें क्या करना है, हम एक एंजाइम यूज करेंगे गवानिल मेथाइल ट्रांसफेरेज। गवानिल मेथाइल ट्रांसफेरेज वो क्या करेगा, फॉस्फेट को रिप्लेस करेगा और यहां पर मेथाइल ग्रुप जोड़ेगा। रिजल्टिंग ये होगा कि यहां पर मेथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। बस बेटा इसी चीज को बोलते हैं कैपिंग या मेथाइलेशन। करेक्ट, सिंपल हो गया ना, एकदम आसान। फॉस्फेट हटा के मेथाइल जोड़ना है, रफ याद करो आप एक बार। फॉस्फेट हटाना है, मेथाइल जोड़ना है 5 डेज एंड पर, दैट इज मेथाइलेशन। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे आपकी पहली कमी दूर हो गई। ये जो है यहीं पर राइबोसोम बाइंड होगा, यानी ये बन गई राइबोसोम की बाइंडिंग साइट। यहां पर आगे राइबोसोम, इस कैप के ऊपर आगे राइबोसोम जुड़ जाएगा और राइबोसोम भी जुड़ गया। दूसरा, आरएनए को स्टेबिलिटी भी मिल गई, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो गई। तो पेपर में पूछा जाता है कि मेथाइलेशन से क्या फायदा हुआ आपको, बाइंडिंग साइट भी बन गई और स्टेबिलिटी भी मिल गई। ठीक है, राइबोसोम जुड़ेगा तो स्टेबल हो जाएगा, राइबोसोम अपनी कैविटी में छुपा लेगा एमआरएनए को, और राइबोसोम के साथ प्रोटीन है, वो प्रोटीन बचा लेगी एमआरएनए को, किससे, आरएनए से। ठीक बात हो जाएगा। कैपिंग समझ आ गई, मेथाइलेशन समझ आ गया, बढ़िया। दूसरा पॉइंट रफ तरीके से याद करना है बेटा। दूसरा पॉइंट होगा बेटा टेलिंग या पॉली ए टेल फॉर्मेशन। एक एंड से तो सुरक्षित कर दिया ना, दूसरे एंड से भी सुरक्षित कर देंगे। अब ये देखो, ये था 3-OH था। अब यहां पर हम एक एंजाइम यूज करेंगे पॉली ए प्लस एंजाइम, ये पॉलीमरेज है। ये यहां पर क्या करेगा, एडेनिन 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 इस तरह से अप्रोक्स 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। तो ये बन गई बेटा आपकी पॉली ए टेल, यानी बहुत सारे एडेनिन जुड़ जाएंगे 3 एंड पर, इसे बोलते हैं टेलिंग या पॉली ए टेल फॉर्मेशन। और इसकी वजह से आरएनए को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की कमी दूर होगी, दोनों एंड सुरक्षित है। राइबोसोम भी बाइंड हो गया कैप के ऊपर। अब बचा क्या है, तीसरी कमी बची है। क्या कमी बची, इंट्रोन को हटा दो बस, है ना। तो अब अपनी तीसरी कमी दूर करने जा रहे हैं। दोनों सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। तीसरी कमी देखिए, अब हम तीसरी कमी दूर करने जा रहे हैं भाई। और तीसरी कमी के लिए हमारे पास यहां पर हेडलाइन होगी आरएनए प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं इसे। आरएनए प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन का रिमूवल और एक्सॉन की रीबाइंडिंग, ये काम होता है इसमें। देखो कैसे, कि ये जैसे एचएनआरएनए है, इसमें एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है। हमें इस आरएनए प्रोसेस में क्या करना है, इस इंट्रॉन को हटाना है। तो क्या बचा हमारे पास, एक्सॉन एक्सॉन। अब हमें इनको, इंट्रॉन हटा दिया, अब हमें इनको बाइंड करा देना है। तो ये एक्सॉन एक्सॉन बाइंड हो गए, इंट्रॉन हट गया। ठीक है, तो ये आरएनए प्रोसेसिंग है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड रीबाइंडिंग ऑफ एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसको काटना है ना, और बाहर निकालना है और दोबारा जोड़ना है। तो इसलिए जो डीएनए की रिपेयर पढ़ाई थी मैंने आपको, सेम वही प्रोसेस हम लेंगे यहां पर। तो यहां पर हम एक तो क्लीवेज मैकेनिज्म यूज करेंगे, और क्लीवेज मैकेनिज्म में 2 तरह के एंजाइम यूज होते हैं, एक एंडोन्यूक्लिएज और एक एक्सोन्यूक्लिएज, और एक और होगा लाइगेज। लाइगेज जोड़ेगा, एंडोन्यूक्लिएज कट करेगा, एक्सोन्यूक्लिएज रिमूवल करेगा। तो काटेगा कौन, एंडो, बाहर कौन ले जाएगा, एक्सो।
और फिर बचे हुए पार्ट को जोड़ कौन देगा? देखो काटने का काम किसने किया? एंडो ने। बाहर किसने निकाल दिया? एक्सो ने। और फिर जोड़ेगा कौन? लाइगेज। सिंपल कहानी में मैं समझा रहा हूं। एंडो ने काटा, एक्सो ने बाहर किया, लाइगेज ने जोड़ दिया। बात समझ आई? लेकिन दिक्कत है यहां पर। दिक्कत क्या है वो सुनिए। आप कह रहे हो सर कि यहां पर आपने इसको कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया? न्यूक्लियस, आरएनएस। तो सर वो तो एक्सॉन को भी काट सकता है। क्या गारंटी है कि वो इसको काटे? वो तो इसको भी काट सकते हैं, दोनों को काट सकते हैं भाई। ये भी तो आरएनए का पार्ट है, ये भी आरएनए का पार्ट है। तो हमें यहां पर ध्यान रखना, न्यूक्लियस तो दोनों को काट सकता है ना, हमें यहां पर एक्सॉन को बचाना है और इसको काटना है। तो अब हमारे पास एक चुनौती और है, चैलेंज है हमारे सामने कि हमें एक्सॉन को बचाना है, सेव करना है। किससे? न्यूक्लियस से। केवल किसको काटना है? इंट्रॉन को काटना है। इसलिए हम स्प्लाइसियोसोम या स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे। स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे। अब स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म वो है जिससे हम ओनली किसका रिमूवल करेंगे? एंट्रॉन का रिमूवल होगा और एक्सॉन सेफ हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसमें हेल्प करेगी स्प्लाइसिंग। ये कैटालाइटिक एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, राइट। और ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, राइट। मैंने पहले पढ़ाया था आपको आरएनए वर्ड में। ये आरएनए की एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, कैटालाइटिक एक्टिविटी। अब देखो कैसे है ये पूरी कहानी, अब ध्यान से समझिएगा। अब देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल है स्प्लाइसियोसोम मॉलिक्यूल। मेरे सामने ये भी चैलेंज है कि आपको समझाऊं भी और कॉन्सेप्ट भी दूं, है ना, तो थोड़ा सा ब्रीफली समझिएगा इसको। स्प्लाइसियोसोम मॉलिक्यूल एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है। स्प्लाइसिंग प्रोटीन होती है, स्पेशल प्रोटीन होती है। एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो इसमें बेटा ये 1/10 का रेशियो होता है, 1/10 का रेशियो होता है। एक एसएनआरएनए और 10 प्रोटीन, ठीक है, 1/10 का रेशियो होता है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल स्प्लाइसियोसोम मॉलिक्यूल होता है, ये पूरा, यानी ये एसएनआरएनए हो गया और ये प्रोटीन हो गई, ये प्रोटीन हो गई और ये आरएनए हो गया, और ये पूरा मॉलिक्यूल स्प्लाइसियोसोम मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की खास बात है कि ये बाइंड हो सकता है एक्सॉन के साथ, बट ये बाइंड नहीं होता इंट्रॉन के साथ। ये बात ध्यान रखो और इसी चीज का फायदा उठा लेंगे। देखो कैसे फायदा उठा लेंगे, आइए बात करते हैं। देखो बेटा, ये एचएनआरएनए, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन और ये एक्सॉन, ठीक है। अब क्या होगा कि हम यहां पे अप्लाई करते हैं स्प्लाइसियोसोम, यानी वो अप्लाई करते हैं। स्प्लाइसियोसोम मॉलिक्यूल अप्लाई कर दिया हमने। होगा क्या, ये इसके साथ बाइंड हो सकता है लेकिन इसके साथ बाइंड नहीं होगा। तो रिजल्ट ये हुआ, रिजल्टिंग ये हुआ बेटा कि एसएनआरएनए यहां बाइंड हुआ तो इसके ऊपर ये प्रोटीन का कवर आ गया, यहां बाइंड हुआ ये प्रोटीन का कवर आ गया, लेकिन यहां पर बाइंड नहीं हुआ। अब देखो, अब हम लाएंगे न्यूक्लियस को। अब हम जब न्यूक्लियस को लाएंगे, एंडो न्यूक्लियस को लाएंगे, न्यूक्लियस किसको काटता है? डीएनए या आरएनए को काटता है, प्रोटीन को तो नहीं काटता ना। तो यहां पे देखो ये प्रोटीन को हटा गया तो ये सेफ हो गया, ये भी सेफ हो गया, तो ये कट हो जाएगा क्योंकि इनके बाद प्रोटीन का एनवेलप आ गया, तो ये बच जाएगा, ये भी बच जाएगा और ये कट जाएगा। तो एंडोन्यूक्लियस भी लाएंगे और एक्सोन्यूक्लियस, दोनों एक साथ पढ़ाना हमने, तो इंट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा। अब बचा आपका लाइगेज, आरएनए लाइगेज। वो फिर क्या करेगा बेटा, एक्सॉन से एक्सॉन को जोड़ देगा।
ब्रीफली समझाया मैंने, लेकिन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, करेक्ट। तो इस स्प्लाइसियोसोम ने बचा लिया किसको, एक्सोन को, क्योंकि न्यूक्लियस कभी भी प्रोटीन कोड को नहीं काट पाएगा, और इसके ऊपर था नहीं तो ये कट गया, एक्सो न्यूक्लियस ने इसको बाहर निकाल दिया, लाइगेज ने जोड़ दिया। सो दैट इज आरएनए प्रोसेसिंग। अब देखो हमने इंट्रॉन भी निकाल दिया। अब हमारा जो स्ट्रक्चर बचेगा वो देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बचा हमारा। अब हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर ये आ गया, ये देखो 5 डेज के गावानिन के साथ मैथाइल ग्रुप, ये हो गई कैट, फिर ये हो गया यूटीआर, फिर ये हो गया यूटीआर, इसको बोलेंगे लीडर सीक्वेंस, इसको बोलेंगे ट्रेलर सीक्वेंस। ये 3 डेज पर अब हमारे पास एडेनिन 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 इस तरह से पॉली ए टेन बनाई थी ना हमने, और अब हमारे पास यहां केवल एक्सोन है। अब एक ही तरह का मैसेज है, अलग अलग तरह का मैसेज तो नहीं है ना, इसीलिए अब इसे नाम दिया जाएगा एमआरएनए, और ये स्टेबल भी है, फंक्शनल भी है। तो ये बेटा यूकैरियोटिक एमआरएनए की स्ट्रक्चर है आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। बिफोर वाली पहले बता दी थी, ये आफ्टर वाली, ठीक है। इसी के साथ एमआरएनए कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू।